सो डियर फ्रेंड्स, सो आई होप जितनी भी सुपरवाइज्ड लर्निंग से रिलेटेड एल्गोरिथम थी वो सब हम लोगों ने कवर कर ली हैं। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंडर जो लास्ट टॉपिक हम लोग कह सकते हैं वो है आपका के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो अगर हम लोग थोड़ा सा रिकैप करें तो सबसे पहला मॉडल अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जो बनाया था, जो सबसे बेसिक मॉडल बनाया था वो हम लोगों ने कहा था, हमने एक डेटा सेट लिया, एल्गोरिथम लगाई, वो चाहे रिग्रेशन हो या क्लासिफिकेशन, और एक मॉडल बना के तैयार कर दिए। ठीक। फिर हमने कहा नहीं सर, ये जो मॉडल की एक्यूरेसी अगर 90% आ रही है, 98% आ रही है, तो ये इसमें ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक, क्योंकि हमने अपने मॉडल को टेस्ट ही नहीं किया, सीधे डेटा उठाया, सीधे मॉडल बनाया और उस पे बेस प्रेडिक्शन स्टार्ट कर दिया। फिर हमने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी, हमने नहीं सर, डेटा सेट 2 पार्ट में टूटना चाहिए, एक ट्रेनिंग सेट होना चाहिए, एक टेस्ट सेट होना चाहिए। तो ट्रेनिंग में हमने कह दिया सर 80% आप ट्रेनिंग डेटा सेट ले लीजिए, 20% टेस्ट डेटा सेट ले लीजिए, और ट्रेनिंग डेटा सेट से हम अपना मॉडल डेवलप करेंगे और टेस्ट से हम उसको क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। ठीक। अब उसमें भी लोगों ने कह दिया कि नहीं सर, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। ठीक, कि ये भी जो मॉडल बन के आएगा वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाएगा। तो उससे और रोबस्ट टेक्निक जो निकल के आई उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो इस पर्टिकुलर के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन को भी हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में तीनों मेथड को हम लोग समझेंगे कि के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, और अगर हम इस मेथड को यूज़ करेंगे तो मॉडल हमारा किस तरीके से वन ऑफ द बेस्ट मॉडल निकल के आएगा। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक डेटा सेट लेंगे और पाइथन यूज़ करके अपना एक मॉडल डेवलप करेंगे। तो चलिए पार्ट 1 में तीनों मेथड को हम लोग वन बाय वन समझते हैं कि किस मेथड के क्या पॉजिटिव पॉइंट है और क्या नेगेटिव पॉइंट है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो तीनों प्रोसेस को समझने के लिए हमने क्या किया, एक रियल लाइफ एग्जांपल उठा लिया, और उस एग्जांपल में हम समझेंगे कि एक टीचर है जो किसी स्टूडेंट को एग्जामिनेशन के लिए क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। तो हम लोग सब लोग कॉलेज में, स्कूल में एक नॉर्मल सा प्रोसेस होता है कि टीचर्स क्या कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन सेट लेते हैं और उस पर आपको क्या कर देते हैं, तैयारी कराते हैं, और तैयारी कराने के बाद आपको क्या कर लेते हैं, वो टेस्ट लेते हैं। ठीक, तो सेम सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग तीनों मेथड को समझेंगे। तो फर्स्ट मेथड में हमने क्या कर दिया, एक डेटा सेट उठाया, जो सबसे पहले उन्होंने पढ़ा था, एक डेटा सेट उठाया, उस पे बेस्ड मॉडल बनाया और मॉडल से क्या कर दिया, प्रेडिक्शन स्टार्ट कर दिया। अगर हम अपने एग्जाम्पल की हेल्प से समझें तो ये मेथड क्या कर रहा है, एक टीचर ने 100 क्वेश्चंस की बच्चों पे तैयारी कराई। ठीक, और उसी 100 क्वेश्चंस पे उसका क्या ले लिया, टेस्ट ले लिया। अब मान लीजिए स्टूडेंट के मार्क्स कितने आ गए, 100% आ गए, तो आप क्या मानेंगे कि स्टूडेंट्स वाकई नॉलेजेबल है क्या? ठीक, तो कैन वी कंक्लूड दैट द स्टूडेंट हैज एक्सीलेंट नॉलेज? तो हमारा आंसर क्या होगा, नो। वाई नो? बिकॉज हो सकता है क्योंकि 100 ही क्वेश्चन थे, बच्चे ने क्या कर लिए, वो 100 के 100 क्वेश्चन क्या कर लिए, मेमोराइज कर लिए, याद कर लिए, और जब टेस्ट आया तो उसी 100 में से क्वेश्चन पूछे गए या वही 100 क्वेश्चन पूछे गए और उसने उसका आंसर दे दिया। सो वी कैन नॉट से दैट स्टूडेंट हैज एक्सीलेंट नॉलेज। तो हमने अपना मेथड को क्या कर दिया, हम सेकंड मेथड की तरफ मूव कर गए। ठीक, तो फर्स्ट मेथड में हमारे पे अगर मशीन लर्निंग के कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करें तो हमने क्या किया, एक ट्रेनिंग डेटा सेट लिया। ठीक, उसमें 100 क्वेश्चंस ले लिए। टेस्ट डेटा में भी हमने क्या ले लिया, सेम 100 क्वेश्चंस ले लिए, उस पर टेस्ट कंडक्ट किया, एक्यूरेसी मॉडल की 100% आ गई। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, अगर 100% एक्यूरेसी आ गई देन इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग। वाई ओवरफिटिंग? क्योंकि आपने सेम क्वेश्चंस पे बच्चों की तैयारी कराई और सेम से आपने क्या कर दिया, उसको टेस्ट कर लिया। ठीक, तो दिस मॉडल डेफिनेटली बी नॉट कंसिडर्ड रिलायबल मॉडल। तो केस सेकंड में हमने कहा ठीक है सर, अब हम अपने डेटा को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे या स्प्लिट करेंगे। एक पार्ट को ट्रेन डेटा मान देंगे और दूसरे को हम क्या कर देंगे, टेस्ट डेटा मान लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, सेम एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं। अब हमारे पास टोटल क्वेश्चन 100 थे। टीचर ने क्या किया, उनमें से 80 क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स को क्या कर दिया, प्रिपेयर किया, उसकी तैयारी करवाई। ठीक, और एग्जाम में जो बाकी बचे वो 20 क्वेश्चन थे, वो उसने एग्जाम में क्या कर लिए, वो उससे पूछ लिए। ठीक, पूछने के बाद मान लीजिए स्टूडेंट्स के स्कोर आ गए 90%, उसके मार्क्स आ गए। ठीक, और मशीन लर्निंग के केस में हम कह सकते हैं मॉडल की एक्यूरेसी मान लीजिए 90% आ गई। हम क्या कहेंगे कि क्या स्टूडेंट्स को वाकई 90% नॉलेज है क्योंकि उसके 90% मार्क्स हैं? तो अगेन यहाँ पे भी लोगों ने कहा नो नो सर, इट्स नॉट नेसेसरी। सो व्हाई नॉट नेसेसरी? बिकॉज इट मे बी पॉसिबल कि जो 20 क्वेश्चंस बच्चे से टेस्ट में पूछे गए, हो सकता है वो क्वेश्चंस क्या हो, बहुत ईजी हों एज कम्पेयर टू 80 क्वेश्चन जिस पे बेस्ड उसको प्रैक्टिस कराई गई। ठीक, तो अगर ये क्वेश्चंस ईजी रहे, पूछे गए हों, तो और उसके 90% मार्क्स आ गए, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उस स्टूडेंट को 90% नॉलेज है। तो लोगों ने कहा कि सर ये भी एक प्रकार से इतना रिलायबल नहीं है। फर्स्ट केस की रिस्पेक्ट में नो डाउट इसमें जो मॉडल बन के आएगा, जो या जो मॉडल की रिलायबिलिटी होगी वो बेटर होगी, बट स्टिल इट इज़ नॉट फुली रिलायबल। इस पे भी पूरी तरीके से रिलायबिलिटी पॉसिबल नहीं है।
तो केस थर्ड जिसके बारे में हम लोग अब स्टार्ट करें उसको उन्होंने क्या बोल दिया, केस थर्ड है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। एक के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन क्या बात करता है, वो कहता है कि सर 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक? तो इस केस में टीचर क्या करेगा, एक एग्जाम ना लेके 5 एग्जाम कंडक्ट कराएगा, ठीक? तो 5 एग्जाम कैसे कंडक्ट कराएगा, उसने एग्जाम 1 में 20 क्वेश्चंस पूछ लिए, एग्जाम 2 में नेक्स्ट 20 पूछ लिए, एग्जाम 3 में नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पूछ लिए, तो टोटल 100 क्वेश्चंस है। तो 100 क्वेश्चंस उसने क्या कर दिया, 20-20 करके बच्चे से पूछे, और एग्जाम में जो भी उसका रिजल्ट आया उसका हमने क्या कर दिया, एवरेज निकाल दिया, ठीक? और एवरेज मान लीजिए इसका कितना आ गया, 84% आ गया। तो हम लोग इस तरीके से समझ लेते हैं कि एग्जाम 1 में उसका 90% आया, एग्जाम 2 में जब दूसरा क्वेश्चन सेट लिया तो 75 आ गया, थर्ड क्वेश्चन सेट में डिफरेंट आया, फोर्थ में डिफरेंट आया, फिफ्थ में डिफरेंट आया, और हमने क्या किया, इन सबका एवरेज निकाल दिया और एवरेज आपका कितना गया, 84% आ गया, ठीक? तो अब इस केस में हम कह सकते हैं कि हाँ, यस, कि स्टूडेंट की जो नॉलेज है वो वाकई 84% के आसपास कंसीडर करी जा सकती है। तो ये पर्टिकुलर मॉडल क्या माना गया है, ये बेटर मॉडल माना गया, ठीक? तो चलिए अब के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, क्योंकि बाकी दोनों केस तो हम लोग समझ चुके हैं, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन हमारे लिए नया है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन की जो सबसे खास बात है, यहाँ पे के इंडिकेट कर रहा है कि कितने पार्ट में आप अपने डेटा सेट को ब्रेक करेंगे, ठीक? फॉर एग्जाम्पल अगर के की वैल्यू आपने 5 दे दी और आपके 100 डेटा सेट है, तो 5 इक्वल पार्ट्स में आपका डेटा सेट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलिए इसको एक डायग्राम से समझते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने बोल दिया के की वैल्यू 5 है, इसका मतलब हमारा डेटा सेट 5 इक्वल पार्ट में ब्रेक हो गया। तो हमने क्या कर दिया, फोल्ड 1, फोल्ड 2, फोल्ड 3, फोल्ड 4, फोल्ड 5, 20-20 सेट में अपने डेटा सेट को क्या कर दिया, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक? अब फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट केस में आपने क्या कर दिया, जो 100 का डेटा सेट था, एक पार्ट को आपने क्या बना दिया, टेस्ट बना दिया। देखिए जैसे आप देखें फोल्ड 1 को हमने क्या बना दिया, टेस्ट डेटा सेट बना दिया, और बाकी जो आपके 80% या 80 क्वेश्चंस उसको आपने क्या बना दिया, ट्रेनिंग डेटा सेट बना दिया, और मॉडल की एक्यूरेसी आपने निकाल ली। फिर हमने सेकंड आइटरेशन में हमने क्या किया, जो टेस्ट डेटा सेट लेंगे, अभी सेम को नहीं बनाएंगे, हमने क्या कर दिया, जो दूसरा फोल्ड था इसको टेस्ट बना दिया, और बाकी सबको हमने क्या बना दिया, ट्रेन बना दिया, उससे भी हम अपने मॉडल की परफॉर्मेंस निकाल ली। थर्ड केस में हमने क्या कर दिया, आप देखें थर्ड वाले पार्ट को हमने क्या बना दिया, टेस्ट बना दिया। फोर्थ में हमने फोर्थ वाले फोल्ड को टेस्ट बना लिया, और फिफ्थ में हमने फिफ्थ वाले पार्ट को क्या कर दिया, टेस्ट करा दिया। तो अगर आप इस मेथड में ध्यान से देखें, तो जो भी हमारा डेटा सेट था उसे हमने 5 पार्ट में तो ब्रेक करा ही, और ब्रेक करने के बाद हर पार्ट, एक इटरेशन में जो पार्ट टेस्ट था वो दूसरे इटरेशन में आपका क्या बन गया, वो ट्रेन बन गया, ठीक? तो हर इटरेशन में एक पार्ट आपका, अलग अलग पार्ट क्या बनना है, वो आपका टेस्ट डेटा यहाँ पे आप देखिए ध्यान से आपका बनना है, और उससे हमने क्या कर दी, मॉडल की सब पांचों डेटा सेट से हमने मॉडल की एक्यूरेसी निकाल दी। फिर हमने क्या कर दिया, उसका एज यूजुअल वहां से एवरेज निकाल दिया, और एवरेज निकालने के बाद यहाँ पे क्या कर दिया, उसकी परफॉर्मेंस निकाल दी, ठीक? तो इस पर्टिकुलर मेथड को हमने क्या एज्यूम किया गया है, ये मोर रिलायबल कंसीडर किया गया है एज कंपेयर टू केस 2, ठीक? तो आई होप नाउ के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन सबको क्लियर हो गया। अगेन आई एम रिपीटिंग कि के की वैल्यू अगर 5 है तो 5 इक्वल पार्ट में अपने डेटा सेट को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद हर पार्ट, एक पार्ट टेस्ट बनेगा, और बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट आपके क्या बन जाएंगे, ट्रेनिंग डेटा सेट बन जाएंगे। आइटरेशन सेकंड में दूसरा पार्ट टेस्ट बनेगा, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट आपके क्या हो जाएंगे, ट्रेन डेटा बन जाएंगे, एंड दैट प्रोसेस विल रिपीट 5 टाइम्स, और फाइनली पांचों मॉडल से जो परफॉर्मेंस या जो एक्यूरेसी निकल के आएगी उसका हम लोग क्या कर देंगे, एवरेज निकाल देंगे, एंड दैट विल बी द फाइनल एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल, ठीक? तो दैट मेथड वी पीपल विल। तो चलिए तीनों को कंक्लूड कर लेते हैं। तो पहला केस हमारे क्या था, हमने एंटायर डेटा सेट लिया, या हम कह सकते हैं सर हमने सेम 100 क्वेश्चंस लिए, उसी को ट्रेन कर दिया, उसी पे हमने क्या कर दिया, मॉडल को टेस्ट किया और उससे एक्यूरेसी निकाल दी। बट इस मॉडल को हमने क्या मान लिया, इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैं कहते ये मॉडल बिल्कुल भी रिलायबल नहीं माना जाएगा। केस सेकंड में हमने क्या किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का मेथड यूज किया, जिसमें 80% ट्रेनिंग डेटा ले लिया और 20% हमने टेस्ट डेटा ले लिया। 80% से डेटा को ट्रेन किया और 20% से डेटा को टेस्ट कर दिया, ठीक? इसको कुछ तो रिलायबल माना गया एज कम्पेयर टू केस 1 के, बट स्टिल इट इज नॉट कंप्लीटली रिलायबल, या उतना रिलायबल इसको भी अज्यूम नहीं किया गया। तो थर्ड केस में हमने क्या कर दिया, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन कर दिया, जिसमें डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ के, उतने डेटा सेट में, उतने पार्ट में हमने अपने डेटा सेट को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद हर डेटा सेट में एक पार्ट को ट्रेन और रेस्ट ऑफ द पार्ट को हमने क्या कर दिया, टेस्ट कर दिया। क्योंकि के की वैल्यू 5 है तो 5 बार इस प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, फाइनल एवरेज मार्क्स निकाल देंगे, और जो मोस्ट रिलायबल जो भी मॉडल बन के आएगा, इट विल बी कंसीडर्ड एज मोस्ट रिलायबल मॉडल, ठीक? सो आई होप now everybody is having a very clear cut idea that why k fold cross validation is better as compared to train test split and entire data set methodology.
तो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड में हम लोग पाइथन यूज़ करते हुए एक डेटा सेट लेंगे और के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन यूज़ करते हुए अपने मॉडल को डेवलप करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।